मैंने मर्डर किया है। ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर। शैडो ने स्वीकार किया। कई ऐसे आदमियों में शैतान छिपा था और हर बार उसके पीछे वजह थी। चाहे उन्होंने किसी बच्चे का रेप किया हो, किसी मासूम को मारा हो या किसी की जिंदगी तबाह की हो जो उसका हकदार नहीं था। लेकिन मैंने कभी जेलसी की वजह से किसी को नहीं मारा। हर चीज की पहली बार होती है, आई गेस। आर्चिबल्ड टालावेरा के होंठ मेरी लड़की पर थे और उसके हाथ उसकी पैंट के अंदर। वो उसे छू रहा था, अपनी उंगलियों से उसकी चूत में खेल रहा था। उसके कान में गंदी बातें फुसफुसा रहा था, जैसे उसके गालों पर लालिमा आ रही थी। और उसी पल मैंने तय कर लिया था कि वो आज रात जिंदा नहीं बचेगा। उन्हें साथ देखकर खुद को कंट्रोल करने में मेरी पूरी ताकत लग गई थी। उस क्लब में घुसकर उसे बालों से पकड़कर बाहर घसीटने से खुद को रोकना मुश्किल था, क्योंकि सिर्फ कोई आदमी मेरी लड़की पर हक जताने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि आर्चिबल्ड टालावेरा एक फकिंग साइकोपैथ भी है। एक असली साइकोपैथ। उसने अपनी एक्स वाइफ को कई बार इतनी बेरहमी से पीटा कि वो लहूलुहान हो गई। और जब आखिरकार उसने उसे छोड़ने का फैसला किया, तब भी उसकी जिंदगी नरक बना दी। वो औरत अभी भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है, सिवियर पीटीएसडी का ट्रीटमेंट लेते हुए। उसने सच में उस औरत को तोड़ दिया। और जब वो अपनी जिंदगी के दिन उससे हील होने में बिता रही है, तब ये कमीना क्लब्स में घूमकर दूसरी औरतों को घर ले जाकर चोदता फिरता है। जहां तक मुझे पता चला, वो बिस्तर में भी अच्छा इंसान नहीं है। उसका रफ प्ले तब खत्म होता है जब औरत की नाक से खून बह रहा हो और होंठ फटे हुए हों। वो हरामी मरने के लायक है। और मुझे खुशी है कि ये सम्मान मुझे मिलने वाला है। उस आदमी और उसकी फैमिली के क्राइम्स इस शहर की बड़ी तस्वीर में बस छोटे टुकड़े हैं। उनकी फैमिली खुद को सियाटल की माफिया समझती है, लेकिन इस शहर के असली मॉन्स्टर्स के सामने वो चींटियों जैसे हैं। मैंने उन्हें इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि मेरे पास उससे भी बड़े शिकार थे। ऐसे लो लाइफ क्रिमिनल्स जो खुद को क्राइम लॉर्ड समझते हैं। इंसानियत के लिए उनका खतरा उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं जिनका मैं शिकार करता हूं। और जब तक वो सिर्फ पाउडर बेच रहे थे, वो कभी मेरी रेडार पर नहीं आए। अब तक। अब कुछ भी एडी को कॉप्स के सामने स्टॉकर की बात बताने से नहीं रोक सकता। फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसकी सारी पुलिस रिपोर्ट्स मिटा दी हैं, शैडो ने सोचा। और अगर टालावेरा फैमिली को इसका पता चला, तो वो एडी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए मार डालेंगे। उस फैमिली के बहुत दुश्मन हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि टालावेरा एम्पायर का वारिस मर चुका है, हर शक की दिशा खत्म हो जाएगी। तो आज रात मैं सियाटल को उन छोटे कीड़ों से मुक्त करूंगा ताकि फिर बड़े टारगेट्स पर ध्यान दे सकूं, एडी को अकेला छोड़ सकूं और पीडोफाइल रिंग्स खत्म कर सकूं। मैं अपनी गर्दन चटकाता हूं, फ्रंट डोर की तरफ बढ़ता हूं और अपनी मुट्ठी इतनी जोर से लकड़ी पर मारता हूं जितना हो सके। अपना पूरा गुस्सा उसमें उड़ेल देता हूं। अगर मेरे मुक्के के नीचे लकड़ी टूट जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात जब वो छोटा डिकहेड यहां था, सिर्फ एक सॉक पहनकर घर से भागता हुआ, एडी का नाम लेते हुए गालियां बक रहा था। मैंने उसे उसी रात मार देने का फैसला कर लिया था। सिर्फ एडी को उसका पीछा करते हुए बाहर आते देखकर मैंने खुद को रोका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसकी जुबान नहीं काटी उस नाम के लिए जिससे वो उसे बुला रहा था। तब से उसने टाउन छोड़ दिया है और दोबारा उससे कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं की, शैडो ने बताया। मैं पोर्च के नीचे झुककर छिप जाता हूं। मुझे आर्ची जैसे लोग अच्छे से पता हैं। वो बाहर तूफान की तरह निकलेगा, हमेशा की तरह खुद को सेवियर समझते हुए, डैम्सल इन डिस्ट्रेस को बचाने के लिए तैयार। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि आज रात बूढ़ी दादी नहीं, बल्कि असली शिकारी उसका इंतजार कर रहा है। असल में वो बस भेड़िए का नाटक करता हुआ पागल लोमड़ी है। उसका काटना दर्द देता है, लेकिन असली प्रेडेटर के सामने कुछ भी नहीं। और ठीक उसी वक्त आर्ची दरवाजा खोलता है। उसके हाथ में गन थी। बाहर आ जा, फकर। मुझे पता है
तू यहीं कहीं छिपा है। आ जा मेरे पास, आर्ची। वो दरवाजे पर झिझकता है, शैडोज में छिपे खतरे को महसूस करते हुए। लेकिन कुछ ही पल बाद उसके अंदर हिम्मत आ जाती है और वो पोर्च की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ बाहर निकल आता है। उसका सिर घूमता है, आंखें चौड़ी हो जाती हैं जैसे ही उसे मेरे चेहरे की झलक दिखती है, मेरे मुंह में दबे एक लाल गुलाब की डंडी के साथ। मैं मुश्किल से खुद को रोक पाता हूँ। अंदर का जंगली जानवर किसी भी इंसान को जमा देने के लिए काफ़ी था। उससे पहले कि वो रिएक्ट करे, मैं झपट पड़ता हूँ, उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा देता हूँ। मेरा हाथ उसके मुंह पर जा पड़ता है और मैं उसे अपनी तरफ पीछे खींच लेता हूँ। अपना नाइफ घुमाते हुए मैं उसके पेट में 2 बार वार करता हूँ। दोनों वार बिल्कुल सही जगह, ऐसे हिस्सों पर जो वाइटल ऑर्गन्स को काट दें। वो मेरे हाथ के नीचे कराहता है। शॉक ने उसे लगभग खामोश कर दिया था। उसके पूरी तरह समझने और चीखना शुरू करने से पहले ही मैं उसे खुद से दूर धक्का देता हूँ और उसके सिर के पीछे एक जोरदार पंच मारता हूँ। सिर्फ 10 सेकंड में सब खत्म। उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। मेरी बांह आगे बढ़ती है और मैं उसके सूट जैकेट के पीछे से पकड़ लेता हूँ, इससे पहले कि वो ठंडी कीचड़ भरी जमीन पर मुंह के बल गिरे। वो बेहोश था और उसके घावों से बहुत खून बह रहा था। मुझे उसके घाव बंद करने होंगे इससे पहले कि बहुत ज्यादा खून निकल जाए। लेकिन पहले मैं अपने मुंह से गुलाब निकालता हूँ और उसकी पंखुड़ियों को उसके घावों से बहते लाल खून में डुबो देता हूँ। मेरी छोटी माउस ये नहीं सोच सकती कि किसी दूसरे आदमी को मेरी चीज छूने देने का कोई अंजाम नहीं होगा। उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं धमकियां मजाक में नहीं देता। मैं कुछ सेकंड पेड़ के सहारे टिकता हूं, जबकि उठकर वो गुलाब उसके दरवाजे पर फेंक देता हूं। मैं इतना गुस्से में हूं कि इससे ज्यादा कुछ करने की हालत में नहीं। फिर मैं उसकी बॉडी पकड़ता हूं और जंगल के बीच उस छोटे रास्ते की तरफ चल पड़ता हूं जहां मेरी मस्टैंग इंतजार कर रही है। जब तक कॉप्स यहां पहुंचेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। खून की लकीर उन्हें टायर ट्रैक्स तक ले जाएगी और ट्रेड इंप्रेशन से शायद वो कार की मेक और मॉडल तक पहुंच जाएं। लेकिन उसके बाद सबूत ठंडे पड़ जाएंगे। बहुत जल्द सब मिटा दिया जाएगा। कॉप्स को समझ नहीं आएगा किस दिशा में जाएं, और आर्ची की फैमिली यही मानेगी कि उनके दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया, और वो गलत भी नहीं होंगे। बस इतना नहीं समझ पाएंगे कि ये किसने किया, जब तक मैं खुद उनके सामने उनके गलों पर नाइफ रखकर खड़ा न हो जाऊं। मुझे छोड़ दे हरामी, तुझे पता भी है मैं कौन हूं, मेरी फैमिली कौन है। तू मुझसे पंगा ले रहा है। अगर उसने अपना मुंह चलाना बंद नहीं किया तो 2 सेकंड में मैं उसके होंठ स्टेपल कर दूंगा। ये बात मैं उसे बता भी देता हूं, और जवाब में वो लकड़बग्घे जैसी हंसी हंसता है। मैं मुड़कर उस कमीने के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता हूं, जबकि दूसरी तरफ अपनी मस्टैंग सीधी चला रहा हूं। उसके बाद ढेर सारी गालियां निकलती हैं, लेकिन वो उसके मुंह से बहते खून से ज्यादा लाल नहीं थी। अब ये सुंदर लड़का उतना सुंदर नहीं लग रहा, और मेरे घर पहुंचने के बाद उसकी हालत और बुरी होने वाली है। उसने मेरी लड़की को छुआ, उसके शरीर पर हाथ रखे, और ऐसी बेवकूफ़ी की कीमत चुकानी पड़ती है। ड्राइव शुरू होने के करीब 5 मिनट बाद उसे होश आता है। उसकी शर्ट के कपड़े की 2 पट्टियां उसके पेट के स्टैब वूंड्स पर कसकर बंधी हुई थीं। उसके हाथ पैर हॉग टाई करके बांध दिए गए थे। उसके छूटने का कोई चांस नहीं था। मुझे लोगों को बांधने की काफ़ी प्रैक्टिस है। जैसे ही वो जागा, उसका मुंह चलना शुरू हो गया। वो गोलियों जैसी धमकियां उगल रहा था, लेकिन मेरे लिए वो हवा में उड़ते कागज से ज्यादा मायने नहीं रखती थी। अगर वो सच में खतरनाक होते तो मेरे पास तक पहुंचते, लेकिन जैसे ही वो एडी का नाम लेता है, मेरे अंदर फिर से खूनी गुस्सा भड़क उठता है। कम ऑन मैन, तू इतना परेशान एक गांड के टुकड़े के लिए हो रहा है? उसकी आवाज पोर्न के लिए परफेक्ट हो सकती है, और उसकी चूत कमाल की टाइट है। ऐसी चीजें तुझे दूसरी लड़कियों में भी मिल जाएंगी।
मैं बहुतों को चोद चुका हूं। अब जो धीमी मौत उसका इंतजार कर रही है, वो इंसानियत की शुरुआत से अब तक की सबसे दर्दनाक मौतों में से एक होगी। पहले उसने मेरी लड़की के बारे में इतनी गंदी बातें की और फिर ये भी कह दिया कि एडी कोई खास नहीं है। चलो, गुस्से में था। वो अपनी तरह की पहली है और उसके जैसी दूसरी कभी नहीं होगी। मैं अपनी वेयरहाउस वाली ड्राइववे में गाड़ी मोड़ता हूं। ये एक छोटी बिल्डिंग है जो पहले किसी घटिया कैमरा कंपनी की फैक्ट्री थी, जो 5 साल पहले बंद हो गई। बिल्डिंग फोरक्लोजर में चली गई थी और मैंने इसे मिट्टी के भाव खरीद लिया, फिर लाखों डॉलर फूंक कर इसे एक अभेद्य फोर्ट्रेस बना दिया। मेन फ्लोर को मैंने अपने रहने की जगह में बदल दिया है, पूरी स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी के साथ। कोई चींटी भी बिना मेरी जानकारी के अंदर नहीं आ सकती। दूसरी मंजिल मेरा वर्क स्पेस है। दर्जनों कंप्यूटर्स और इलीगल टेक्नोलॉजी वहाँ भरी हुई है, जो मुझे वो सब करने देती है जो मैं करता हूँ। और बेसमेंट, वहीं मैं अपना असली काम करता हूँ, मतलब पेडोफाइल्स को टॉर्चर करके मारना, जब तक वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन न दे दें। मैंने एक अंडरग्राउंड गैराज बनाया है जो सीधे बेसमेंट तक जाता है। इससे किसी 6 फुट 2 इंच के लंडू हरामी को अंदर लाना आसान हो जाता है। मैं बड़ा आदमी हूं, लेकिन बाकी इंसानों की तरह मेरी कमर भी जवाब दे सकती है। आखिर मैं भी इंसान ही हूं। गैराज का दरवाजा बंद करके मैं कार बंद करता हूं और उसकी तरफ घूमता हूं। मैं गहरी सांस छोड़ता हूं। यूजुअली जब मैं किसी पेडोफाइल को किडनैप करता हूं तो ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहता हूं। वो ट्रंक में जाते हैं और मुझे अपनी कार गंदी होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन इस बार मैं जल्दी में था और इसे पीछे की सीट पर फेंक दिया। अब हर तरफ उसका खून फैला हुआ है और उन स्टेन्स को साफ कराने के लिए मुझे अपनी क्लीनिंग क्रू को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। इतना खून देखकर कोई भी सवाल पूछेगा, लेकिन उन्हें इतना पैसा मिलता है कि वो बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछकर खुद मरना नहीं चाहेंगे। हम ये आसान तरीके से भी कर सकते हैं और मुश्किल तरीके से भी। मैं तेरी गांड तोड़ सकता हूं, या फिर तू एक अच्छी छोटी बिच बनकर चुप बैठ सकता है। उसके खूनी होंठ चोद शब्द बनाना शुरू करते हैं और जीनियस होने की जरूरत नहीं कि अगला शब्द क्या होगा। पहला सिलेबल निकलने से पहले ही मैं उसके नाक पर मुक्का मार देता हूं। मेरी मुट्ठी के नीचे हड्डी टूटने की आवाज लगभग ऑर्गेज़म जैसी सुकून देने वाली थी। जैसे ही मैं हाथ पीछे खींचता हूं, उसकी टूटी नाक से खून फव्वारे की तरह निकलने लगता है। वो थूकता है और उसके मुंह से एक दांत निकलकर मेरी फ्लोर पर गिरता है। इतना तो डिजर्व करता ही है कि मैं उसकी गांड में अपना पैर घुसा दूं। मैं बाहर निकलता हूं, कार के दूसरी तरफ घूमता हूं और डोर खोल देता हूं। वो विरोध में चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे ही मैं उसके कॉलर से पकड़ उसे बाहर घसीटता हूं, उसके शब्द अस्पष्ट हो जाते हैं। उसके हाथ पैर बांधे होने की वजह से रास्ते का हर झटका उसे महसूस हो रहा था जब मैं उसे घसीटते हुए टेबल की तरफ ले गया। वो कांटे में फंसे कीड़े की तरह तड़प रहा था और उसके चेहरे की पैनिक देखकर मुझे समझ आ रहा था कि अब उसे एहसास हो चुका है। उसकी जिंदगी किनारे पर लटकी हुई है और मैं उसे उस किनारे से स्पार्टा किक मारकर नीचे फेंकने वाला हूं। उसकी स्ट्रगल के बावजूद मैं उसे सर्जिकल टेबल पर पटक देता हूं और सिस्टमैटिकली रोप्स खोलकर उसे टेबल से बांधना शुरू कर देता हूं, जबकि साथ साथ उसे हिलने से भी रोकता हूं। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे दूसरी टेबल पर पड़ा मरा हुआ फर्नांडो दिखाई देता है। सिसिली को छोड़ने के बाद माइकल फर्नांडो को मेरे पास छोड़ गया था, जबकि मैं पार्सन्स मैनर में एडी के आसपास घूम रहा था। एडी और उसकी दोस्त क्लब जा रही थी, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। मुझे अपनी पूरी विल पावर लगानी पड़ी ताकि मैं उन हरामियों के सिर में गोली न मार दूं जो एडी की गांड घूर रहे थे। मैंने सोचा पहले काम खत्म कर लूं, इससे पहले कि कोई बेवकूफ़ी करके सच में उसे किडनैप कर लूं। जब मैं फर्नांडो से इंटेरोगेशन कर रहा था, मैंने एक मॉनिटर सेट कर रखा था जिससे क्लब के कैमरास के जरिए एडी पर नज़र रख सकूं। मानना पड़ेगा,
जैसे ही आर्ची उसे ऊपर स्टेयर्स पर ले गया, मेरे टॉर्चर मेथड्स और भी ज़्यादा खूनी हो गए। फर्नांडो से वो इन्फॉर्मेशन मिल गई जिसकी मुझे ज़रूरत थी। लड़कियों को बाहर निकालने का उनका प्रोसेस, कुछ म्यूल्स के नाम और उस आदमी का नाम जो द शैडो की नरेशन। पता चला वो आदमी ओहायो में है, इसलिए मैंने अपने दूसरे मर्सनरीज में से एक को उसका काम सौंप दिया है। वो उसके बॉस तक पहुंचेगा और चेन के ऊपर तक जाएगा। म्यूल्स पहले ही लोकेट और टारगेट किए जा चुके हैं, इसलिए जब मैं इन दो हरामियों की बॉडीज डिस्पोज कर लूँगा, अगली स्नाइपर बुलेट उनके सिर में जाएगी और फिर आर्ची की फैमिली की बारी होगी। ये क्या है यार? उसकी आवाज़ में डर और घिन साफ थी। फर्नांडो का चेहरा फूलना शुरू हो चुका था। मैं कंधे उचकाता हूँ, बिल्कुल बेपरवाह। आज रात डिस्पोज करने के लिए मेरे पास बहुत सारी बॉडीज हैं। सबको एक साथ निपटाना आसान रहेगा। देख, मेरी फैमिली चाहे जो भी करती हो, हम कोई डील कर सकते हैं। उसके टूटे दांतों की वजह से शब्द बिगड़ रहे थे। उसकी नाक पहले ही सूज चुकी थी, होंठ फटे हुए थे और वो ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पीछे बांधकर 5 राउंड बॉक्सिंग लड़कर आया हो। मुझे तेरी फैमिली से कोई लेना देना नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। वो कुछ पल चुप रह जाता है, मुझे घूरते हुए, जैसे उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा हो कि मैं थलावेरा फैमिली का दुश्मन नहीं हूं। तो फिर तू ये सब क्यों कर रहा है, उस चुदी हुई लड़की की वजह से? मैं हिस्टेरिकल? मैं थोड़ा पास झुकता हूं ताकि वो मेरे चेहरे के स्कार्स अच्छे से देख सके। अगर स्कार्स लोगों को डराने के लिए काफ़ी नहीं होते, तो मेरी आंखों की जानलेवा चमक यूजुअली काम कर जाती है। वो मुझे चाहती थी। इसमें मेरी क्या गलती कि तेरी लड़की तुझे नहीं चाहती? मैं सीधा खड़ा हो जाता हूं। इस हरामी को खुद को एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो मेरी ऑब्सेशन कभी नहीं समझेगा और ऑनेस्टली मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसे ये नहीं पता कि जिस पल मैं खुद को एडेलाइन रेली से सही तरीके से मिलवाऊंगा, वो फिर किसी और आदमी को छू भी नहीं पाएगी। मैं उसे अंदर से बाहर तक निगल जाऊंगा, जब तक उसकी हर सांस सिर्फ वही आग महसूस न करे जो मैंने उसके अंदर जलाई है। जैसे ऑक्सीजन आग को हवा देती है, वैसे ही मैं उसके छोटे मीठे शरीर के हर हिस्से को कंज्यूम करूंगा, जब तक वो सिर्फ यही न सोचे कि मुझे अपने अंदर और गहराई तक कैसे महसूस करे। शुरुआत में वो मुझसे डरेगी, लेकिन वही डर उसे और भड़काएगा, और जब वो आग के बहुत करीब आ जाएगी, तब उसे दर्द देने में मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे बगल में टूल्स की एक ट्रे सलीके से रखी हुई है। बिना देखे भी मेरा हाथ सीधे जिस चीज पर जाता है, एक सेरेटेड स्क्रू ड्राइवर, खास टॉर्चर के लिए बनाया गया। मिलिट्री भी इन्हीं का इस्तेमाल करती है, बस आम लोगों को पता नहीं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खुलेआम मानेगी कि वो वॉर क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने के लिए फक्ड अप तरीके इस्तेमाल करती है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपनी गवर्नमेंट की असली गंदगी का अंदाज़ा भी नहीं। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रू ड्राइवर पर पड़ती है, उसकी आंखें हास्यास्पद तरीके से चौड़ी हो जाती हैं। मैं मुस्कुराता हूँ। अभी तक इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, स्क्रू ड्राइवर घुमाते हुए, ताकि हम दोनों उसकी हर नुकीली धार साफ देख सकें। एक बार ये स्किन के अंदर गया तो बाहर निकालने से ज़्यादा दर्द देगा। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। भाई सुन, ये लड़की तेरे लिए मरने लायक नहीं है। क्या तुझे पता भी है मेरी फैमिली तेरे साथ क्या करेगी? उसके साथ? क्या तुझे सच में लगा मैं सिर्फ तुझे मारने वाला था? उसकी वार्निंग से बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड होकर आईब्रो उठाते हुए। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है, बिल्कुल उन एप्पल्स जैसा जिन्हें मेरी माँ बचपन में ऑर्चर्ड से तोड़कर लाती थी। मुझे हमेशा वो पसंद थे। उसके मुंह से लगातार धमकियां निकलती रहती हैं, अपनी फैमिली की आने वाली मौत के गुस्से में। तू ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने लगभग एक लड़की को चोट दिया था। मुझे ये भी नहीं पता था वो तेरी है। उसकी फोरहेड की नसें उभर आई थीं। बहुत बदसूरत नज़ारा। जवाब में मैं स्क्रू ड्राइवर सीधे उसके पेट में घुसा देता हूँ। वो शॉक में हाँफता है, मुंह खुला रह जाता है। एक पल बीतता है,
फिर वो खून खांसने लगता है। उसके चेहरे पर इमोशंस की पूरी लहर दौड़ जाती है। प्रीटी श्योर मैंने वहाँ ग्रीफ के 5 स्टेजेस देख लिए। मैं नीचे झुकता हूँ और दांत भींच कर गुराता हूँ तो और हर वो दुखी हरामी जो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत करेगा एक बात सीख लेगा, कोई भी उसके मामले में कोई भी सेफ नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तूने सिर्फ उसकी तरफ गलत तरीके से सांस पी ली हो, तू फिर भी मर जाएगा। तू पागल है। उसकी नज़र डिसबिलीफ में अपने पेट में धंसे स्क्रू ड्राइवर पर टिक गई। इस बार मैंने डेफिनेटली वाइटल ऑर्गन्स हिट किए थे। धीरे धीरे मैं स्क्रू ड्राइवर बाहर खींचता हूँ। उसके चीखने की आवाज़ के बीच वो चिपचिपी सक्शन जैसी साउंड साफ सुनाई देती है। मेरे अंदर धड़कता ये बेलगाम गुस्सा रुकने वाला नहीं था। उसके हाथ एडी पर उसे किस करते हुए, उसके कान में गंदी बातें फुसफुसाते हुए, उसे ऑर्गेज़म तक पहुंचाते हुए, ये सारी तस्वीरें मेरे दिमाग में तूफान भड़का रही थीं। मैं स्क्रू ड्राइवर फिर से उसके अंदर घुसा देता हूं जब मेरे दिमाग में उसकी शक्ल चमकती है, उसे चाहती हुई, उस जैसे घटिया हरामी के लिए क्लाइमैक्स करती हुई। मुझे उसके टच का हर निशान उससे मिटाना होगा, और जल्दी। मैं स्क्रू ड्राइवर बाहर झटके से निकालता हूं और गहरी सांस लेता हूं। मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि वो अभी मुझे जानती नहीं, उसे अभी समझ नहीं कि उसे क्या चाहिए, लेकिन जल्द समझ जाएगी, क्योंकि वो उस क्रेविंग से लड़ने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ बगावत करेगी जो उसे मेरी तरफ खींचती है। वो कुछ और ढूंढने की कोशिश करेगी जो उसे इसका थोड़ा सा भी एहसास दिला सके, लेकिन उसे कभी नहीं मिलेगा, और मैं उसे कोशिश भी नहीं करने दूंगा। अपनी गर्दन चटकाते हुए मैं एक और लंबी शांत सांस लेता हूं। मेरा टेम्पर मुझ पर हावी हो गया था। मैं यूजुअली इतना रिएक्टिव नहीं हूं, लेकिन मेरी लिटिल माउस मेरे अंदर ऐसे एहसास निकाल रही है जो पहले कभी नहीं आए। कितनी औरतों को हर्ट किया है तूने, आर्ची? अपने होंठ चाटते हुए और उसके चारों तरफ घूमते हुए जब तक मैं उसकी नज़र से गायब नहीं हो गया। ये वीक माइंडेड लोगों को डराने की एक इंटिमिडेशन टैक्टिक है। जब मैं कुछ पलों के लिए उनकी नज़रों से गायब हो जाता हूं तो वो नर्वस हो जाते हैं। उनका दिमाग डर से भागने लगता है, सोचते हुए कि मैं अगली बार क्या करने वाला हूं। फिर जब वो मुझे दोबारा देखते हैं तो उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, बस ताकि मैं वही प्रोसेस फिर दोहरा सकूं। ये अपने आप में टॉर्चर है, ये न जानना कि मैं कब वार करूंगा या कब नहीं। मुझे आर्ची मत बुला, गुस्से से उबलता हुआ जबकि मैं उसके पीछे खड़ा था। उसका शरीर तनाव से भरा हुआ था। मैं फिर उसके सामने आ जाता हूं और उसके कंधे बस थोड़ा सा ढीले पड़ते हैं। तू सवाल से बच रहा है आर्ची? जानबूझकर उसका वही नाम इस्तेमाल करते हुए वो मेरी तरफ गुर्राता है, लेकिन जवाब नहीं देता। उसकी माँ हमेशा उसे आर्ची बुलाती थी। जब वो 10 साल का था तब ब्रेस्ट कैंसर से उसकी माँ मर गई। उसके बाद उसके बाप ने ड्रग्स बेचने शुरू किए ताकि मेडिकल बिल्स और फ्यूनरल एक्सपेंसेस भर सके। उसने अपने बच्चों को ठंडा और बेरहम बनाकर बड़ा किया, और यहाँ आर्ची कभी किसी को अपनी माँ वाला निकनेम इस्तेमाल नहीं करने दिया था, बिना उन्हें चाकू मारे। उसने बहुत लोगों को सिर्फ उसे उस नाम से बुलाने पर स्टैब किया है, जिनमें उसका बेस्ट फ्रेंड मैक्स भी शामिल है। उसके दोस्त ने 1-2 बार बार फाइट्स में इसकी शिकायत की थी। मुझे दोबारा पूछने पर मजबूर मत कर। मेरी आवाज़ नीचे गिर गई ताकि उसे समझ आए मैं कितना सीरियस हूं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। 2-4 होंगी शायद, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने तेरी एक्स वाइफ के बारे में पढ़ा। उसके बेवकूफ़ सवाल को इग्नोर करते हुए, तूने उसे इतना बुरी तरह पीटा था कि हॉस्पिटल पहुंचने तक वो पहचान में नहीं आ रही थी। एविडेंस बताता है कि तूने टिकिला बॉटल उसके चेहरे पर तोड़ी और फिर उसी से उसे स्टैब किया। ऊपर से अनगिनत टूटी हड्डियां और ब्रूजेस। तूने लगभग उसे मार ही डाला था। आर्ची सूंघता है, उसके बर्फ जैसे ठंडे आइज में हल्की सी झलक दिखाई देती है। नार्सिसिस्टिक हरामी कभी खुद को गलत नहीं मानते।
समहाउ वो अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि विक्टिम यही डिजर्व करता था, और जो इंजरीज उन्होंने दी वो विक्टिम की अपनी गलती थी। वो मुझे चीट कर रही थी। अच्छी बच्चे जैसी शक्ल बनाकर बोला, जैसे किसी बच्चे को बर्थडे केक न मिला हो। और क्या तूने पहले उसे चीट नहीं किया था? उससे क्या फर्क पड़ता है, वो वाइफ है और पैसे मैं कमाता हूं। अगर मेरा मन करे एक रात के लिए स्ट्रिपर खरीदने का तो वो मेरा हक है। वो बस घर पर अपनी आलसी गान फैलाकर बैठती थी और मेरे पैसे उड़ाती थी। मैं सिर हिलाता हूं, उसके जवाब को वैसे ही स्वीकार करते हुए जैसा वो था। क्या तू एडी को हर्ट करता? वो हंसकर ताना मारता है। मैं उसे वैसे ही चोदता जैसे मुझे पसंद है। अगर उसके शरीर पर 2-4 ब्रूजेस आ भी जाते तो क्या? ऐसी लड़कियों को यही पसंद होता है। उन्हें हार्ड रफ सेक्स अच्छा लगता है। नया गुस्सा मेरे सीने पर मुक्का मारता है और खुद को रोकने में मेरी पूरी सेल्फ कंट्रोल लग जाती है ताकि उसी वक्त ये स्क्रूड्राइवर उसकी आंख में न घुसा दूं। आर्ची को प्रॉपर रफ सेक्स करना नहीं आता, चाहे उसे इसकी पूरी फकिंग मैनुअल ही क्यों न दे दी जाए। वो औरतों को हर्ट करता है क्योंकि उसे उसमें मजा आता है। उसे ये नहीं आता कि दर्द और प्लेजर के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे किसी औरत को उस एज तक पुश किया जाता है जहां वो और ज्यादा के लिए तड़पने लगे। वो बस उन्हें हर्ट करता है जब तक वो खत्म करता है। लड़की पूरी तरह ब्रूज्ड, ट्रॉमेटाइज्ड, शायद ब्लीडिंग तक कर रही होती है, और वो चेहरे पर सैटिस्फाइड स्mirk लेकर चलता बनता है, जैसे उसने कोई महान काम कर दिया हो कि औरत का ऑर्गेज्म करना कोई मिथ नहीं है। तूने एडी को हर्ट नहीं किया। वही जवाब सुनने का इंतजार करते हुए जो मुझे पहले से पता था कि वो देगा। वो अभी इतना डेस्परेट नहीं हुआ, इतना डरा नहीं। अभी भी फेक ब्रावाडो दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि डिग्निटी के साथ मर सके, लेकिन ये बहुत जल्द बदलने वाला था। वो स्mirk करता है। पहले उन्हें रिलैक्स करना पड़ता है। उसके लिए जो प्लान्स मैंने बनाए थे। आर्ची बोलते बोलते रुक गया, अपने होंठ गंदे तरीके से चाटते हुए। उसकी चीखें क्या खूबसूरत गाना बनती। मैं फिर से सिर हिलाता हूँ उसके जवाब को स्वीकार करते हुए। मैं इसे इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि यही वो चीज़ है जो मेरे उसके लिए बनाए गए प्लान्स को और फ्यूल देती है, और मैं पूरी तरह उसके सेक्स वाले तरीकों को उसी पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। मुझे उसे हर्ट करने में मज़ा आएगा, उसका खून बहता देखने में भी, और वो यही दुआ करेगा कि उसकी मुलाकात कभी एडलाइन रेली से हुई ही न होती।